नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपको स्वागत है। ये देखिए मैं स्लाइड के साथ चलता हूँ। एबीपी न्यूज कह रहा है कि भारत पर हमले की नाकाम कोशिशें करता रहा पाकिस्तान। सेना ने पाक आर्मी के चेक पोस्ट को ही उड़ा दिया, आतंकी लॉन्च पैड भी तबाह। तो भास्कर है वो कह रहा है कि भारत ने 400 पाकिस्तानी ड्रोन गिराए, आईएमएफ ने पाकिस्तान को फिर फंडिंग दी, एलओसी पर जवान शहीद, देश के 32 एयरपोर्ट बंद। अब ये देखिए पाकिस्तानी अखबार क्या लिखा है। मिनट मिरर वहां का अखबार है। पाकिस्तान डाउन्स 77 इजराइल मेड ड्रोन्स ऑल टुगेदर। जैसे भारत के अखबार लिख रहे हैं कि भारत ने गिराया, पाकिस्तान के अखबार लिख रहे हैं पाकिस्तान ने गिराया। फिर ये भी देखिए है कि इंडिया फेल्स टू ब्लॉक 2.3 बिलियन आईएमएफ पैकेज फॉर पाकिस्तान। इसी पर हम बात करेंगे आगे। फिर दूसरा अखबार देखिए पाकिस्तान का है, पाकिस्तान टुडे। वो क्या लिख रहा है? वो लिख रहा है पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेज प्रेप्ड टू एंड व्हाट इंडिया स्टार्टेड, DGISPR। और द न्यूज लिख रहा है कि इंडिया अटैक्स 3 एयर बेस इन पाकिस्तान, फायर 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स ऑन इंडियन पंजाब 6 एरियाज, ISPR। उसके बाद ये देखिए, ये असल खेल है, यहाँ खेल। आतंक पर चुप, कर्ज पर मेहरबान, ये बिजनेस स्टैंडर्ड ने लिखा। आईएमएफ ने पाकिस्तान को दिया $1 अरब, भारत ने जताया कड़ा विरोध। तो असल ये है कि ये जो आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसने कल पाकिस्तान के लिए $1 अरब की तत्काल वित्तीय सहायता मंजूर कर दी है। वैश्विक ऋणदाता ने एक बयान में कहा कि उसके कार्यकारी बोर्ड ने पाकिस्तान के आर्थिक सुधार कार्यक्रम की शुरुआती समीक्षा पूरी कर ली है। यह समीक्षा EFF व्यवस्था के अंतर्गत की गई थी। इस निर्णय के बाद पाकिस्तान को आर्थिक मोर्चे पर थोड़ी सहायता मिल सकती है, बिजनेस स्टैंडर्ड कह रहा है, जहां वह फिलहाल गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को तुरंत $1 अरब, लगभग $760 मिलियन जारी करने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही आर्थिक विकास के कार्यक्रम के तहत अब तक पाकिस्तान को कुल $2.1 अरब मिल चुके हैं। तो अभी मिला है इतना, उसके पहले मिल चुका है, तो इस तरह से कुल मिलाकर के $2.1 अरब दिए जा चुके हैं। और पाकिस्तान क्या करे? वो आर्थिक तौर पे वो मिला है कि आर्थिक सुधार करेगा, लेकिन वो हथियार खरीदेगा, जो भारत को डर है। इस पर भारत ने आपत्ति जताई और कहा कि यह धनराशि सीमा पार प्रायोजित आतंकवाद के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। ये आपत्ति आईएमएफ के बोर्ड की बैठक में दर्ज की गई, जो शुक्रवार को पाकिस्तान के लिए विस्तारित फंड सुविधा कार्यक्रम की समीक्षा के लिए बुलाई गई थी। भारत ने इस महत्वपूर्ण बैठक में मतदान से दूरी बनाई रखी और वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। आईएमएफ ने भारत की आपत्तियों और वोटिंग से दूरी को रिकॉर्ड में ले लिया, मतलब उसको रिकॉर्ड कर दिया कि भैया ये लीजिए, हमने आपकी बात रख ली है। और भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहा है कि जो देश सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, उन्हें मदद देना वैश्विक मूल्यों को का मजाक उड़ाने जैसा है। वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि ऐसा करना न केवल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गलत संदेश देता है, बल्कि फंडिंग एजेंसियों और दाताओं की साख को भी खतरे में डालता है। बयान में आगे वित्त मंत्रालय ने कहा है, भारत ने चिंता जताई है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से मिलने वाला धन, जैसे ये जो मिला है आईएमएफ की मदद की है, का इस्तेमाल कुछ देश सैन्य खर्च और आतंकवाद फैलाने में कर सकते हैं। कुछ देश मतलब पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन कुछ देश कह दिया। भारत की इस चिंता को कई अन्य सदस्य देशों का भी समर्थन मिला, लेकिन आईएमएफ की ओर से मिली प्रतिक्रिया सिर्फ एक तकनीकी और औपचारिक प्रक्रिया तक ही सीमित रही। और पाकिस्तान की सेना का आर्थिक नीतियों में गहरा दखल होता है, ये असल है चिंता का विषय। ये जो भारत ने जो आपत्ति जताई और आईएमएफ ने कहा कि नहीं, आर्थिक नीतियों के लिए हमने दिया है, लेकिन पाकिस्तान की जो स्थिति है कि जो पाकिस्तान की सेना है, हम सब कहते हैं कि पाकिस्तान में सेना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। जो चुनी हुई सरकार तो बस कठपुतली सरकार की तरह काम करती है, सेना से आगे जा नहीं सकती। इसलिए आप देखिए कि पाकिस्तान में हमेशा जो है जब तब सेना कब्जा कर लेती है, सरकार को, जो प्रधानमंत्री है उनको हटा देती है, अपदस्थ कर देती है।
पाकिस्तान की सेना का आर्थिक नीतियों में गहरा दखल अब भी देश के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार भले ही देश में इस समय एक नागरिक सरकार काम कर रही हो, लेकिन घरेलू राजनीति से लेकर आर्थिक फैसलों तक में सेना की प्रभावी भूमिका होती है। रिपोर्ट में कहा गया कि 2021 में संयुक्त राष्ट्र ने सेना से जुड़े बिजनेस ग्रुप्स को पाकिस्तान का सबसे बड़ा कारोबारी समूह बताया था। देख लीजिए, है ना, कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से एक बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान जो कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त मिलने पर संतोष जताया है और उन्होंने कहा है कि भारत के तमाम विरोध के बावजूद पाकिस्तान को ये मदद मिलना एक बड़ी सफलता है। और जो रिपोर्ट की मैं बात कर रहा है, एक बार फिर मैं उसको पढ़ता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। रिपोर्ट में कहा गया है 2021 में संयुक्त राष्ट्र ने सेना से जुड़े बिजनेस ग्रुप्स को पाकिस्तान का, ये संयुक्त राष्ट्र ने जो दिया था, सबसे बड़ा कारोबारी समूह बताया था। हालात अब भी नहीं बदले, बल्कि अब सेना स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल में भी अहम भूमिका निभा रही है। तो समझ लीजिए कि तमाम चीजें जब सबको पता है, यही समझना है हम भारतीय नागरिकों को, जो हम नहीं समझना चाहते। और वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय जो मंच है वहाँ क्या चल रहा है। आईएमएफ जो है उसमें अमेरिका, चीन, ये सब जो बड़े विकसित देश हैं उनका बड़ा दखल है, खास करके अमेरिका का। लेकिन भारत के साथ अमेरिका होने की बात करता है कि भारत के साथ है अमेरिका, ऐसा लगता रहता है सब। प्रधानमंत्री भी वहां जाकर के मीटिंग करते हैं, वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, तमाम मंत्रालय। ये भी चल रहा है पीछे से कि जो है किस तरह से टैरिफ वॉर जो चल रहा था कि भारत जो है वो टैरिफ जीरो करने की बात कर रहा है, ये भी आई अमेरिका की तरफ से बयान आया। तो ये सारा मसला है। अब बात आती है कि जब पाकिस्तान को भी फंड कर रहे हैं, आप भी फंड ले आइएगा, कर्ज ले आइएगा, तो कर्ज का पैसा जिसे पाकिस्तान खर्च कर रहा है सेना पर, कम ज्यादा हम भी करते हैं। हम भी, हमारा भी बजट रहता है, रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जिससे दुश्मनी पाल रहे हो वो जो है नए नए हथियार घर में ला रहा है और आप नहीं लाओगे तो वो हमला कर सकता है, नुकसान कर सकता है, दुश्मन है तो। दूसरा, यहाँ मैसेज जाएगा कि आप हथियार नहीं खरीद रहे हैं, आपके हथियार कमजोर हैं, सेना में बहाली नहीं हुई है, वगैरह वगैरह होगा, तो यहाँ आपकी सत्ता को खतरा है। तो तमाम चीजें हैं। तो ये जो है उसने लाया तो हम भी लाएं, आपाधापी है हथियार में। हथियार तो हम रिसर्च पे पैसे खर्च नहीं करते, हम लगे हुए हैं दूसरे धंधों में, हम जो है धर्म बचाने में लगे हुए हैं। और जो पाकिस्तान चाहता है उस पटरी पे हम दौड़ने लगते हैं। पाकिस्तान चाहता है कि यहाँ हिंदू मुसलमान हो और हम उसमें आगे चलना चाहते हैं, उससे चल रहे हैं। ये सब तमाम है। और ये जो पटाखेबाजी है जिसको अमेरिका देख रहा है, अमेरिका कह रहा है, कभी कहता है कि हम दोनों को कुछ नहीं बोलेंगे, आप करिए जो करना है आपको, फिर कभी कहता है कि नहीं, दोनों संयम बरतिए। तो होता है ना, संयम बरतिए और लड़ते रहे, मतलब बड़ी लड़ाई मत लड़िए, लड़ाई को खत्म मत कीजिए, इसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खींचते रहिए। और आपके पास जो हथियार रखे हैं पुराने, उसको खत्म कर दीजिए, फिर नए हथियार की डील कर लीजिएगा, युद्ध समाप्त कर दीजिएगा। कल एक पत्रकार बता रहे थे, हमारे साथी प्रदीप श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार हैं, दिल्ली में है, कि जो 1999 में जो वॉर हुआ, करगिल करगिल युद्ध जो हमने लड़ा, भारत पाकिस्तान दोनों लड़ रहे थे, लेकिन जब जो है अमेरिका ने कहा युद्ध बंद कर दो, तो युद्ध बंद हो गया। हम किसी नतीजे पे पहुंच के युद्ध नहीं बंद किया, हमने बंद कर दिया। तो वही है कि हम किस तरह से दो के झगड़े में तीसरे का लाभ, जो कहावत है, वो लगातार आपके सामने आता रहता है। हम यहाँ पे खुश हो रहते हैं, अखबार का, अब अखबार की हेडलाइन बनती है, चैनल को आपने देख ही लिया कि किस तरह से चैनल जो है लगातार जो है बताता रहा। कल खूब उस पर आलोचना हुई मीडिया की, हालांकि मैं मीडिया के आलोचना में मैं उस तरीके से शामिल नहीं हूँ। मीडिया क्या है, मीडिया जो है वो मीडिया घरानों के हवाले है, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनियां हैं उनके पास है, अडानी है, अंबानी है, और भी लोग जो है, अरुण पुरी जी हों या जो हों, जो उद्योगपति हैं, जो पैसे वाले हैं, उनके पास मीडिया है। और वो मीडिया जो है वो सरकार की तारीफ में, जाहिर है कि आगे बढ़ेगी, सरकार की तारीफ करेगी मीडिया, करेगा मीडिया, तभी उसको मिलेगा। और आप ये सब जानते हैं
कि मीडिया जो कर रहा है वो सरकार के गुण गा रहा है, सरकार यही चाहती है। और आप देखते रहिए, दिखाते रहिए कि दुनिया में भारत की मीडिया की क्या हालत है, मीडिया को गलियाइए। तो ये जो अल्टरनेटिव मीडिया है, जो यूट्यूब चैनल है, उसका भी यही है, ज्यादातर वही कर रहे हैं, क्योंकि उनकी टीआरपी बढ़ती है, उनको व्यूज मिलता है, उकसाने वाले हेडिंग लगाते हैं। और ये जो पूरा का यूट्यूब चलता है ना, वो हेडिंग पे चलता है। आप उसको दुर्भाग्य कहिए या मेरी समझदारी कहिए, मैं उस तरह की हेडिंग्स नहीं लगाता हूँ, उकसाने वाली हेडिंग मैं नहीं लगाता हूँ, मैं बचता हूँ उससे। लेकिन जिस तरीके का माहौल चल रहा है वो बड़ा चिंताजनक है, और समझ में नहीं आता कि आप क्या करें, कैसे करें। क्योंकि जो हमारे देश के नागरिक हैं या जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी भी हमारे वीडियो पे कमेंट करके जाते हैं। कल भी गाली दे गया पाकिस्तानी, एक साथी ने कहा कि अरे सर इसको रिएक्ट मत कीजिए, ये पाकिस्तानी है। वो कहा कि आप झूठ बोल रहे हो, आईएमएफ को लेकर के, आईएमएफ ने तो लोन दे दिया। हमने कहा भाई हमने ये नहीं कहा था कि आईएमएफ ने लोन नहीं दिया, हमने कहा था कि आईएमएफ ने जीडीपी की रेटिंग गिरा दी है। लोन तो देगा, जो कि उसका धंधा है, अमेरिका जो कहेगा वो करेगा। और जो ताकतवर देश है, आईएमएफ क्या है, आईएमएफ को दुनिया के जो ताकतवर देश है उन लोगों ने फंड किया हुआ है, ताकि जो विकासशील देश हैं, जो कमजोर देश हैं, उसको तरक्की के लिए, आर्थिक तरक्की के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसे दिए जाए। और ये पैसे क्यों दिए जाए? कि आप बाजार भी विकसित करो, हम आपको सामान बेचेंगे। जो ग्लोबलाइजेशन हुआ उसका फायदा किसको मिला? ग्लोबलाइजेशन का फायदा जो है उन देशों को मिला जिनको अपना बाजार विस्तार करना था। विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग शुरू हो गई है, वो दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा वो। लेकिन लास्ट लाइन कर दूं तो ये जो है मूल है कि जिस तरह से आर्थिक विकास के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, ताकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्थिक विकास में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कीजिए। आप सड़कें बनाइए, मॉल बनाइए, बंदरगाह बनाइए, आप हवाई अड्डे बनाइए, है ना, बिजली लेके जाइए। मतलब सड़कों को आप घरों तक पहुंचाइए, ताकि वहां पे ट्रक लोड होंगे, उस पे सामान, टीवी, फ्रिज, फलाना ढिमकाना चिलाना, वो जो प्रोडक्ट है वो आएंगे और आप खरीदेंगे, आपके नागरिक, और आपका जो है तमाम आपाधापी मचेगी। वही है डेवलपमेंट, जिसको कहते हैं मानवीय डेवलपमेंट, जो गांधी ने कहा था। मैं एक लास्ट लाइन करके फिर उस पर आता हूँ। गांधी से जब पूछा गया था कि जो भारत आजाद हुआ कि ये डेवलपमेंट किस तरीके का करेंगे थे, कि यूरोप का डेवलपमेंट कैसा, उस पर क्या प्रतिक्रिया है? गांधी ने कहा था कि यूरोप का डेवलपमेंट जो है वो भौतिक डेवलपमेंट है, हम चाहते हैं कि ये मानवीय डेवलपमेंट हो, मानवीय विकास हो, मनुष्य का विकास हो। ये भौतिक संसाधनों का विकास जो है विकास नहीं है। बहरहाल आप ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ क्या हो रहा है वहाँ। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायु सेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च्ड सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतरराष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया, ताकि वह अपनी गतिविधियां छिपा सके। ऐसी चालों ने भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र को
नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक संयम के साथ कार्य करने के लिए विवश किया। साथ ही साथ पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है, जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दर्शाती है। भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में है। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। आखिर में आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहती हूं, जहां पर इंडियन आर्मी के वेपन्स LOC पर पाक के एसेट्स को ध्वस्त करते। स्क्रीन में आप देख सकते हैं इस वीडियो को। धन्यवाद। जय हिंद। तो इस ब्रीफिंग से एक ये हुआ है कि जो हंगामा मचाया जाता है, ये हुआ वो हुआ, जो परसों रात में हुआ, रात भर चलता रहा ये सब, कहाँ कहाँ कब्जा कर लिया वैसे ही। लेकिन जो सच्चाई है वो कम से कम आपको जो है, जो हो रहा है, वो भारतीय जो विदेश मंत्रालय है, जो सेना के की जो प्रेस ब्रीफिंग है, उसके माध्यम से मिल जा रहा है। और हमको ये बात समझनी होगी कि ये इससे एक फायदा मैं और देख रहा हूँ कि कम से कम ब्रीफिंग पे अगर हम भरोसा करते हैं तो हमको जानकारी मिल जाती है कि क्या हुआ, एक मोटे तौर पर। और जो एक उन्माद खड़ा किया जाता है, वो उस उन्माद पे जो है रोक लगे। बाकी सब लोग कह रहे हैं, कोई भी व्यक्ति जो है, जो समझदार है, वो युद्ध नहीं चाहता, क्योंकि असली युद्ध तो टेबल पे होता है। और उस युद्ध में अभी जो IMF ने जो लोन दिया, उसमें कहा जा सकता है कि हमारी बात नहीं सुनी गई। भारत ने अपना विरोध दर्ज कराया, विरोध दर्ज कर लिया, और पूरे तौर पर सहमति हो गई IMF की कि भैया हाँ, लोन दिया जाए। और जैसा कि लिखा है अखबार ने कि आतंक पर चुप रह गए सब, आतंक पे कुछ नहीं बोला, आतंकवाद पे कुछ नहीं। तो इससे जो है, हमको आपको सबको समझना है कि हम आप जो खुशियां मनाते रहते हैं, कि जो मीडिया में खबरें आती है उसके आधार पर कि हमने ये फतह कर लिया, हमने वो फतह कर लिया, कई युद्ध लड़े हैं, कई युद्ध लड़ करके जो हमने परिणाम हासिल किया, वो क्या हासिल किया, हम आज भी जिसे लगता है कि वहीं खड़े हैं। पाकिस्तान 2 टुकड़े में बट गया, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर के एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश बन गया, तब भी हम कहाँ खड़े। और ये एक बड़ा था, क्योंकि तब 2 तरफ से हमला करता था पाकिस्तान, इसलिए उसको तोड़ा गया कि भैया एक काम करो, इधर अगला अलग देश रहेगा। अब ये अलग बात है कि बांग्लादेश फिर से जो है वो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के करीब जा रहा है, चीन अपना उसमें मीडिएटर का काम कर रहा है। तो हमारे खतरे जो है लगातार चौतरफा है। और अगर हम ये सोचते हैं कि जो पुराने ज़माने में सोवियत संघ से जो हमको सपोर्ट मिलता था, वो अब मिलने से रहा। अब सारे देश जो है, खासकर ग्लोबलाइजेशन के बाद जो है, दुनिया एक बाजार बन गई। ये दुनिया एक मानवीय समाज नहीं रह गया है। जैसे US एड की बात की जाती है कि कैनेडा ने US एड शुरू किया, जिसमें जो कमजोर देश थे उनको आर्थिक मदद दी जाती थी अमेरिका की तरफ से, ताकि वो अपना ग्रोथ करे, विकास करें।
युद्ध न लड़े, लेकिन हाँ, जब कोई युद्ध हो तो वो उसके पीछे वोटिंग करने वाले मामले में उसके साथ रहे, एक ग्रुप मजबूत दिखे कि इसके साथ, अमेरिका के साथ इतने देश हैं। और गुटनिरपेक्ष देश जो भारत ने बनाया था, भारत का जो योगदान था उसमें नेहरू का बहुत बड़ा, वो एक बड़ा एक बैलेंसिंग का काम करता था, दोनों के बीच एक मीडिएटर का काम करता था, जो गुटनिरपेक्ष कंट्रीज थे, और भारत की बड़ी भूमिका थी उसमें। वो खत्म हो गया, दुनिया जो है एक तरफा भी हो गई, चीन उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रूस जो है, रूस पे तमाम प्रतिबंध लगा दिया है अमेरिका ने, लेकिन रूस लड़ता रहा। और यूक्रेन की फाइनली गति क्या हुई? यूक्रेन की गति ये हुई कि आपको याद होगा, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति थे जेलेंस्की, और जब ट्रंप की जब मीटिंग चल रही थी, टैरिफ वार वाला शुरुआती समय याद कीजिए, ट्रंप के राष्ट्रपति पद पे आने के बाद, तो बड़ा हंगामा हुआ था। क्या जवाब दिया जेलेंस्की ने? जेलेंस्की ने जवाब दिया फाइनली ट्रंप को, लेकिन हुआ क्या उसमें? फाइनली ये कल हम आपको न्यूज में हमने रात में बताया भी था, जो हम प्रोग्राम कर रहे थे, चौपाल जो करते हैं उसमें, कि किस तरीके से जो यूक्रेन के जो रेयर धातु है, जो महत्वपूर्ण है आज की तारीख में इस वर्ल्ड में, जो सबसे ज्यादा कहा जाता है चाइना के पास है, तो अब यूक्रेन के उस रेयर जो धातु हैं, जो दुर्लभ धातु हैं, उस पर कब्जा अब जो है अमेरिका का हो गया। अमेरिका यही चाह रहा था कि वहां से मिले ताकि ताकत बने। अब उसके बाद जो है, ये भी मीडिया में आती रहती है खबर की, ये जो रूस के जो पुतिन है राष्ट्रपति, और अमेरिका के राष्ट्रपति, दोनों के व्यापारिक संबंध है। व्यापार सबसे इम्पोर्टेंट हो गया। हमारे देश में भी रोज चर्चा चलती रहती है कि ये सरकार जो है आम आदमी की सरकार नहीं है, ये कारपोरेट कंपनियों की सरकार है, ए स्क्वायर कंपनी की सरकार है, वगैरह वगैरह सब चलता रहता है, और तमाम चीजें उनको दी जा रही है। राहुल गांधी लगातार कहते रहते हैं, विपक्ष बोलता रहता है, प्रेस भी बोलता रहता है। दूसरी तरफ जो है, हम ढोल बजाते रहते हैं, हम कितनी तरक्की कर रहे हैं, कितनी तरक्की कर रहे हैं, कितनी तरक्की कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पहुंच गई, हम इतने बिलियन डॉलर हो गया हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आम आदमी का जीवन जो है लगातार मुश्किल में फंसता जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम चीजें दूर होती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, आपस में प्रेम भाव खत्म होता जा रहा है। ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। जिस तरह से पिछले 11 साल में हिंदू मुसलमान हुआ है, जिस तरह से उसमें पाकिस्तान, हालांकि ये, मैं एक पुराना वीडियो देख रहा था, लाल बहादुर शास्त्री जी बोल रहे थे, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि हिंदू मुसलमान कराया जा रहा है। भारत की बुनियाद, जो भारत और जो पाकिस्तान है, खासकर पाकिस्तान की जो बुनियाद है, वो हम सब जानते हैं हिंदू मुसलमान की बुनियाद पे ही वो हुआ। और देश की आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी गई उसमें भी हिंदू मुसलमान था। लंबी कहानी है, कभी हम उस पर वीडियो शुरू करने का प्लानिंग कर रहे हैं, वो करेंगे, हम दिखाएंगे उसमें किस तरह से सारी चीज़ें हुई, पाकिस्तान किस तरह से अलग हुआ और कि कहाँ उसकी नींव पड़ी। तमाम इतिहास को जानना समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर नहीं जाने समझेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या हो रही है, हम अगर नहीं समझेंगे भारत में क्या खेल चल रहा है, हम अगर नहीं समझेंगे कि उद्योगपति कौन सा खेल खेलते हैं, हम अगर नहीं समझेंगे कि पॉलिटिशियन कौन सा खेल खेलते हैं, तो फिर हम अपना धर्म बचाते रहेंगे और हम अपना देश बचाते रहेंगे, और धर्म देश बचाने के नाम पर हम उसका भुगतान करते रहेंगे। ये देश तो सबका है, ये धर्म भी सबका है, लेकिन हम देखते हैं कि जिनके पास खाने पीने के लिए नहीं है, जो संकट में है, वही सबसे ज्यादा निकलते हैं बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए निकलते हैं, धर्म को बचाने के लिए निकलते हैं। और जो सरकारें होती है ना, सरकारों की सबसे बड़ी भूमिका है, मैं बार बार सरकार की भूमिका की बात करता हूँ, व्यक्ति की भूमिका गौन है। जब हम सरकार चुनते हैं तो सरकार की भूमिका होती है। ये जो डायलॉग लेते हैं लोग कि ये सोचिए आपने देश के लिए क्या किया, मैं उसको उलटता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि ये सोचिए कि देश ने आपके लिए क्या किया। जब देश ने आपके लिए क्या सोचिएगा, तो जब जिसके जो आपके लिए करेगा उसके लिए नैतिक तौर पे आप करेंगे। आप याद रखते हैं ना कि आप जब कहीं जाते हैं, कोई डॉक्टर आपकी जान बचा देता है, तो डॉक्टर को याद रखते हैं आप कि डॉक्टर साहब ने हमारी जान बचाई। आप जब कहीं जाते हैं और कहीं फंस जाते हैं बड़ी संकट में, पैसे की घोर तंगी हो जाती है और कोई आपकी हेल्प करता है, जब कोई हेल्प नहीं कर रहा, तो आपको लगता है कि आप जो है फलाने ने हमारी मदद की। आपको जब किडनी खराब हो जाती है और जब कोई किडनी आपको डोनेट करता है, तो आपको लगता है कि अरे इसने हमारी किडनी डोनेट की। तो कोई भी हो सकता है। आप दुनिया के दूसरे देशों में जाते हैं, बाहर दुनिया के बड़े बड़े देशों में जब जाते हैं, आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं, जब आपके बच्चे वहाँ नौकरी करते हैं, तो आपको क्या लगता है? फिर आप किधर खड़े रहते हैं?
तो ये सारी चीजें हैं, ये समझना हम सबके लिए आवश्यक है। जब तक ये नागरिक नहीं समझेंगे कि सरकार हमारी क्या कर रही है, तब तक देश जो है ऐसे ही चलता रहेगा। और सबसे बड़ा इशू जो था वो ये था कि आत्म सुरक्षा, अपनी सुरक्षा। अमेरिका ने अपनी सुरक्षा मजबूत की। जब उसको झटका लगा कि उसके यहाँ 9/11 हुआ, तो समझ में आया अमेरिका को कि भैया ये जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है ये कहाँ जाके खत्म करेगा। फाइनली क्या किया, अफगानिस्तान से भागा और घुस करके उसको मारा जिसको उसने खड़ा किया था। तो अमेरिका को एक सबक मिला, अभी सबक उसको और मिलना बाकी है, क्योंकि जो गड्ढा खोदेगा आज नहीं कल वो गिरेगा। लेकिन हमको ये समझना होगा कि कौन हमारे लिए गड्ढा खोद रहा है और कौन हमारे लिए जो है फूलों की घाटी बना रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम हिंदू मुसलमान में कभी उलझ जाते हैं, चूंकि भावनाओं में फंस जाते हैं, बह जाते हैं, और हमारे पास चूंकि गलत इन्फॉर्मेशन रहती है। हम हर आदमी के लिए संभव नहीं है कि वो सही सही सूचना तक पहुंचे, और सही सही सूचना तक पहुंचना जो है बड़ा आसान आज के दौर में है नहीं। सूचना क्रांति तो हुई है, लेकिन कहाँ कहाँ आप रहेंगे, कौन कहाँ क्या मिला के बेच रहा है, कुछ पता करना मुश्किल है। आप जाते हैं किसी होटल में खाना खाते हैं और वहाँ किस तरीके का खाना है, क्या मिला हुआ, आपको कहाँ पता चलता है। आप इस विश्वास पे चलते हो, तो विश्वास सबसे इम्पोर्टेंट है। और हमें सरकार पे भरोसा करना होगा, जो सरकार कह रही है वो समझना होगा, लेकिन भरोसा करते समय ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे कान नाक सब खुले हैं या नहीं खुले। गंभीर चीजें ये है कि हमको अपना भविष्य देखना है, और हमारा भविष्य जो है वो कहाँ है। हमारा भविष्य जो है शांति में, हम विकासशील देश, हम अभी गरीब देश है। इधर समझिए, जब 100 करोड़ लोगों के पास जीने खाने के लिए पैसे नहीं है, अपने जरूरत के सामान नहीं खरीद सकते हैं, और हम छाती ठोकते रहे हम इतना बड़ा हो गया उतना बड़ा हो गया, कोई मतलब है क्या? 4 आदमी बहुत बड़ा दिख रहा है। कई लोग बताते हैं ये देखो इतनी भीड़ लगी है बाजार में खाने वालों की, ये देखिए इतनी गाड़ियां बिक रही हैं, कैसे कहते हैं भारत गरीब है, भारत ने इतनी तरक्की कर ली है। सब कहते हैं, हम भी देखते हैं यहाँ पे कि जो है बड़े बड़े बिल्डिंगें बन रही है, सब फ्लैट्स बिक रहे हैं। कितने लोग हैं जो फ्लैट खरीद रहे हैं, कौन लोग हैं जो फ्लैट खरीद रहे हैं? ये तो बड़ा सवाल है। ढेर सारे लोग हैं जो अपना इलाज नहीं करा पाते देश में। सरकार की भूमिका ये होती है कि अपने देश को पहले सुरक्षित कैसे करें। जो 26 लोग हमारे मारे गए, कई लोगों ने लिखा कि अगर पूरी के समय हम अगर चेत जाते और उसकी जांच करते सही तरीके से, तो शायद पहलगाम नहीं होता। खैर मैं क्या नहीं होता क्या होता इसमें मैं नहीं पढ़ता हूँ कभी, मैं अपनी लाइफ में भी इसमें नहीं पढ़ता हूँ क्या होता और क्या नहीं होता। लेकिन हम इतिहास से सबक लेते हैं और उसके बाद भविष्य की हम प्लानिंग करते हैं। और हमेशा की प्लानिंग कि आप पहले 2 चीजें, आत्म सुरक्षा, अपनी सुरक्षा करें, हम कैसे सुरक्षित रहेंगे, और दूसरा कि अगर कोई हमला करता है हम पे तो उससे बचेंगे कैसे। कोई जरूरी नहीं है कि जवाबी हमला हम, उसने अगर हमको बम फेंक के मारा है तो हम भी बम फेंक करके मारे, कोई आवश्यक नहीं, लेकिन हम उससे बचें और फिर उसको अपने तरीके से जवाब दें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि युद्ध में फंसिएगा तो जाइएगा। तो आपकी प्रायोरिटी क्या है? आपकी प्रायोरिटी रिसर्च नहीं है, आपकी प्रायोरिटी है मंदिर, आपकी प्रायोरिटी है मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाशना, आपकी प्रायोरिटी है हिंदू मुसलमान, तो करिए, वही होगा। फिर वो कहते रहे धर्म पूछ करके मारा, जाति पूछ करके नहीं मारा, जाति पूछ करके रोज मार रहे हैं, लेकिन कहाँ आपको गुस्सा आता है? जितना गुस्सा आया पहलगांव की घटना को लेकर के, उतना गुस्सा कभी देखा देश में कि बड़े बड़े नरसंहार हुए इस देश में, एक एक दिन में 60-60 लोग मार दिए गए। कभी ऐसा गुस्सा देखा कि उस जाति के प्रति या उस इलाके के प्रति लोगों में आक्रोश हुआ या सरकार के प्रति आक्रोश हुआ? नहीं देखा। उसमें सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, बिहार के ढेर सारे मामले, कोई पकड़ा नहीं गया, कुछ नहीं हुआ। इतने बड़े बड़े दंगे हुए देश में, कौन पकड़ा गया, क्या मारा गया, क्या हुआ? 1984 का दंगा बोलिए, भागलपुर का दंगा है, बिहार शरीफ का दंगा है, देश में ढेर सारे दंगे हुए, क्या हुआ उसका? तो आपको चूंकि वो प्रभावित नहीं करता। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहा है, वो हिंदू मुसलमान चल रहा है, वहाँ पे जातियों के झगड़े चल रहे हैं, यादव और राजपूत चल रहा है, तो दलित राजपूत चल रहा है, तो दलित ब्राह्मण चल रहा है, पंडित जी भी रो रहे हैं। एक मैं परसों देख रहा था, वो सब देखिए, वो सब दिखाई नहीं पाते हैं, इतना युद्ध में फंस गए हम चाहते हैं कि युद्ध से निकल करके हम उस पर जाए, क्योंकि सरकार बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर सरकार हमारी है। हम जो है दिन रात उसके यशगान करें, उससे ये नहीं होगा, बहुत और ताकत नहीं मिल जाएगी, और हम उसकी जो है आलोचना करेंगे तो वो कमजोर नहीं होने वाली। सरकार के साथ हम खड़े हैं और सरकार वो कर रही है जो उसको अच्छा लगता है।
सेना तो हमारी हमेशा अच्छा काम करती है, क्योंकि सेना तो उसी लिए बनी है। बहरहाल, तो उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है, रोज हिंदू मुसलमान चल रहा है, रोज जो है वहाँ पे अभी भी चल रहा है, वो जातियों के झगड़े चल रहे हैं। दरोगा जी ने जाके मार दिया, फलाना अस्पताल में फलाना नहीं है, वहाँ ये नहीं है। अब देखिए सेना के जवान आए, उनकी डेड बॉडी जो है रख के जा गई एम्बुलेंस में रात भर, क्योंकि फ्रीजर नहीं है अस्पताल में, जहाँ वो जो होता है जिसमें डेड बॉडी रखी जाती है। हमारे बिहार में इतने भयंकर नरसंहार हमने देखे हैं। जब हम पत्रकारिता कर रहे थे उसी दौर की बात है। हमको आपको समझना होगा कि हम जो है जातीय उन्माद में, धार्मिक उन्माद में जब फंसते हैं, समझिए इसको ऐसे भी, देश को समझना, दुनिया को समझना और अपने घर को समझना, तीनों में बहुत अंतर नहीं है, तीनों का विस्तार है केवल। कि आपके घर में आपके पिताजी अगर लगे रहे पड़ोसियों से लड़ने में, केस मुकदमा चल रहा है, मारपीट चल रही है, तो आपकी पढ़ाई बाधित होगी कि नहीं होगी? आपकी पढ़ाई बाधित होगी। वैसे ही होता है, आपके कोई बीमार पड़ गया, उसकी इलाज कैसे कराए, क्योंकि पैसा तो खर्च हो रहा है, खेत की का झगड़ा चल रहा है उसमें, घर का झगड़ा चल रहा है उसमें। तो ये बड़ी सारी चीजें होती है, इसको हमको सबको समझना जरूरी है, और अगर हम सब नहीं समझेंगे तो हम ऐसे ही चीजों में उलझे रहेंगे। तो सरकार की भूमिका है कि सरकार युद्ध में उलझने के बजाय नागरिकों को सही दिशा में ले चले, और विकास का रास्ता कहाँ है? विकास का रास्ता संविधान में रखा है, संविधान से गुजरता है। लेकिन मनुस्मृति स्थापित करने में लोग लगे, जातिवाद वहां से भी आ रहा है, तो जो आरक्षण दिया गया उसको गालियां दी जा रही है, तमाम चीजें हो रही है। भारत में जो स्थिति है कि सरकार के खिलाफ बोलने की किसी की हिम्मत नहीं। विपक्ष के नेता जो है झंडा लेके घूम रहे हैं, तिरंगा लेके घूम रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम अगर ये भी नहीं करेंगे तो हम कहीं नहीं रहेंगे। बिहार चुनाव जीत जाएगी बीजेपी, तो वो तिरंगा लेकर के चल रहे हैं। बीजेपी को पता है कि ये जो जितना लंबा खींचेगा, हमको जो है जीतने में सुविधा होगी, तो वो चल रहा है। हम आप लड़ रहे हैं, हम आप यहाँ पे बहस कर रहे हैं, सड़क पे बहस कर रहे हैं, आपस में झगड़े कर रहे हैं, तो तमाम चीजें चल रही हैं और परेशानियां भी झेल रहे हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है इसको समझना। तो फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर रात की चौपाल में।